हेलो फ्रेंड्स, ये 33 क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं। 32 तक हो गया था पिछले वीडियोस में। आई होप उसको देखे होंगे आप लोग और पढ़े भी होंगे। ठीक है। तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या था? फारसी। ये हो गया था मेरे ख्याल से, लेकिन लास्ट में वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं था। और फ्रेंड्स, आप लोग से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। 144 रहता है, उसको कम से कम 250 या 300 तक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो साफ आपको दिखाई देगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। मैं धीरे धीरे अभी आपको ये घटनाचक्र से पढ़ाकर मैं फिर बुक से आपको इसको पढ़ाऊँगी, मध्यकालीन इतिहास। ये सौरभ चौबे की बुक से, या तो एस के पांडे वाले में थोड़ा सा लेंदी दिया है, लेकिन अच्छा है, कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर है। लेकिन सौरभ चौबे में थोड़ा सा बहुत अच्छे से उसको किया है। अदरवाइज फ्रेंड्स, अगर आपके पास लूसेंट होगी तो मध्यकालीन इतिहास उससे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में फारसी भाषा का विकास तुर्क मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में एक शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी फारसी, और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हसन निजामी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली आया। क्वेश्चन ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि हसन निजामी किसके शासनकाल में दिल्ली आया। फारसी भाषा में ताजुल मासिर की रचना किया था। इसको नोट कर लेंगे, ताजुल मासिर। खुसरो फारसी का सर्वप्रथम कवि था जिसने अपनी फारसी रचनाओं को भारतीय पर्यावरण में ढालने का प्रयास किया। खुसरो ने हिंदवी तथा फारसी दोनों भाषाओं में रचना की। हो गया। अगला क्वेश्चन है, तारीख़े हिंद पुस्तक की रचना किसने की? अलबरूनी। ये देख सकते हैं, अलबरूनी से क्वेश्चन पूछता भी है बार बार। आगे इसकी व्याख्या तो नहीं देखना है, क्योंकि अलबरूनी किसके शासनकाल में आए? महमूद गजनवी। ये आप जान ही रहे, यही क्वेश्चन पूछता है। और इसकी पुस्तक का नाम तारीख़े हिंद। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, केवल 2 पॉइंट है, वो जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए? फिर वही क्वेश्चन है, अलबरूनी। किताबुल हिंद की रचना, फिर अलबरूनी। ठीक है। तारीख़े हिंद, अलबरूनी। ठीक। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया? तो किताबुल हिंद। ये 4 क्वेश्चन देखिए, सेम एक ही जैसा पूछा है, बस थोड़ा सा उसका रुख बदल दिया है। अगला, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? क्रम पूछ सकता है। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये तृतीय थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192 में 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ठीक है। किसने किसको पराजित किया ये आप देख लीजिए इसको ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ठीक है। ये कौन पृथ्वीराज चौहान हैं? ठीक है। आगे, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। ये मुल्तान कहाँ है फ्रेंड्स? पेपर में पूछता है, किस लिए प्रसिद्ध है मुल्तान? भूगोल में उद्योग वाले क्वेश्चन अगर आप पेपर दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से पाला पड़ता है कि जापान। देखिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लिए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय,
कब पराजित किया? 1178 ईस्वी में। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? तो आनंदपाल द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर तो आनंदपाल ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन स्टार हो गया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र कौन? हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल ने किया था। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है फ्रेंड्स, कितने बार आ गया। अब आप देखिए, आपको एक ही तरीके के क्वेश्चन कई मिल रहे हैं, अगर यह पेपर में आ जाए तो क्या गलत होगा? बताइए। जो क्वेश्चन आज तक आप लोग को कठिन लग रहे थे, आई होप आपको आसान लग रहे होंगे। अगर लग रहे होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अभी तो नए क्या पढ़ा पाएंगी, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। देखिए ये व्याख्या। ठीक है, ये व्याख्या हमको करने की आवश्यकता ही नहीं, आपको तुरंत आपके दिमाग में एक बन जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको आराम रहे। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सहजता और श्रेष्ठता युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु ये देखिए पेपर में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहाँ पे किंतु परंतु हो। ठीक है, जहाँ से मोड़ हो, वही अगर वो मोड़ पे जो होने वाली घटना छोड़कर अगर आप आगे बढ़ गए तो यही फ्रेंड्स गलतियाँ हो जाती हैं हम लोगों से। ठीक है, किंतु सुरसुती आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य में के निकट उन्हें बंदी बना लिया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है फ्रेंड्स। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में विभिन्न मत प्रकट किए, किंतु उनमें हसन निजामी का मत ही स्वीकार है। उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान गौरी के साथ अजमेर गया और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, परंतु जब उसने विद्रोह करने का शरण किया तो मृत्युदंड दे दिया गया। आगे क्वेश्चन। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह दिल्ली और पूर्वी राजस्थान दोनों था, ए और बी ये दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वह दिल्ली व पूर्वी राजस्थान था। इस युद्ध के पश्चात गौरी ने दिल्ली को भी जीत लिया। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हसन निजामी के मतानुसार पृथ्वीराज गौरी के साथ अजमेर गया। उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु उसने विद्रोह किया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। फर्रुखुद्दीन राजी और नजामी उर्जी उसके दरबार से संबद्ध थे। किसके दरबार से? गौरी के दरबार। गौरी की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी गजनी जाते समय किसको मारा मतलब किसके द्वारा मारा गया? मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारे गया? तो खोखरों द्वारा। पंजाब में एक जाति है जिसकी नाम है खोखर, तो इसी जाति द्वारा उसको मार दिया गया। व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब में खोखर जाति ने सुल्तान के सूबेदार को परास्त करके लाहौर को जीतने का प्रयत्न किया। इस कारण 1205 ईस्वी में गौरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। ऐबक ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गौरी की विजय हो सकी। खोखरों की निर्दयता से कत्ल किया गया।
इसके पश्चात गोरी लाहौर पहुंचा और वहां व्यवस्था स्थापित करके गजनी वापस चल दिया। मार्ग में ही सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम को नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्ति जो खोखर जनजाति के थे ने अचानक आक्रमण कर दिया और इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसका कत्ल कर दिया गया। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या की? तो फ्रेंड्स ये तो आप लोग भी बता देंगे। खोखर कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन देखिए। कौन? बात मोहम्मद गोरी की हो रहा है तो यहाँ पर इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक क्यों आएंगे? लेकिन पेपर में तो नहीं पता चलता है कि मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। वहाँ पे तो आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे, मोहम्मद गोरी भी, गजनी भी, इल्तुतमिश भी, फिरोज तुगलक भी, जैसा कि यहाँ पर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। वहाँ पे तो ये तो नहीं पता चलेगा कि मोहम्मद गोरी से ही संबंधित है, तो हम लोग को तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? ठीक है, तो मोहम्मद गोरी। देखिए यहाँ पर व्याख्या में मोहम्मद गोरी ब्रैकेट में इब शाम, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी नहीं दिया है, तो ये भी देखिए, पूछने का तरीका है। अब आप मोहम्मद गोरी को खोजते रह जाइएगा अगर आप ये नहीं ध्यान देंगे तो। ठीक है, आगे देखिए, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित करवाए? तो फ्रेंड्स बोलिए, महमूद गजनवी। एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ और दूसरी तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित कराए। और ये क्या था? ये देखिए, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा था। यहाँ पर बात किसका है? संस्कृत मुद्रा लेख, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं, व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ दिल्ली के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। देखिए, दो अलग अलग भाषाओं में। ऊपर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था और दूसरा अंकित लेख संस्कृत भाषा में। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाग में लिखा गया था अव्यक्तमेव कम मोहम्मद अवतार। ये उपाधि भी धारण किया था और वो लेख भी करा दिया था, नूरपति मोहम्मद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुरम संवतो 418। चांदी के इस सिक्के का वजन 3.0 ग्राम था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ से दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ हो जाएगा, गुलाम वंश उसमें आ जाएगा। गुलाम वंश की नींव जैसे कि मैं आप बताई थी कि कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये व्याख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये हम लोग कल देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर थोड़ा भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप लोग इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब आप लोग करेंगे नहीं, मेरा भी मनोबल डाउन होते जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस होंगे पढ़ने के, लेकिन कम से कम फ्रेंड्स ये टाइम पास जहाँ हम लोग करते हैं उसके जगह पे अगर हम लोग यही देखें तो अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और अपने जीवन को भी संवारेंगे, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।